Hello students, I am Geeta Chugh. Welcome to my channel Learn English with Geeta ma'am. Today we are going to discuss active and passive voice. Let's start. In grammar, the voice of a verb describes the relationship between the action that the verb expresses and the participants identified by its arguments. Subject, object, etc. क्या मतलब है इसका? It is told here that कि जो verb का voice है, ठीक है, वो हमें ये बताता है कि क्या relationship है जो verb action show करती है उसमें, action is shown by the verb, है ना, and between the verb and the participants. Participants can either be the subject or object, ठीक है. So it is told that the voice of a verb describes the relationship between the action that the verb expresses and the participants. Fine. Let's read further. When the subject is the agent or the doer of the action, the verb is in the active voice. यहाँ ये बताया गया है कि जब subject, हमारा जो sentence या statement जो होगा उसमें जो subject है वो agent या doer है, करता है action का, जो action कर रहा है, अगर वो action perform कर रहा है, then the verb is in the active voice. And when the subject is the target or recipient of the action, the verb is said to be in the passive voice. क्या मतलब है इसका? Let's understand with the help of an example. Ram writes a letter. यहाँ पे राम क्या है? Doer, agent, ठीक है, ये हमारा subject है. Write, this is the verb. A letter, this is the object, or we can say the target or recipient, जो कि हमें यहाँ शो होगा पैसिव वॉइस में, ठीक है. कैसे? देखिए, राम राइट्स अ लेटर. ये एक्टिव वॉइस क्यों है? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है राम, ही इज़ डूइंग द एक्शन, एक्शन इज़ डन बाय द सब्जेक्ट, एक्टिव मोड में है सब्जेक्ट, इसलिए ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, ठीक है. सेकेंड सेंटेंस देखें, अ लेटर इज़ रिटन बाय राम. अब यहाँ पे जो अ लेटर है, इट इटसेल्फ इज़ नॉट डूइंग एनी एक्शन, ये खुद कोई एक्शन नहीं कर रहा. फिर क्या हो रहा है यहाँ पे? अ लेटर इज़ रिटन बाय राम, लेटर लिखा जा रहा है, मीन्स द एक्शन इज़ डन अपॉन द सब्जेक्ट हियर, इट इज़ द रेसिपिएंट और द टारगेट. सो दिस सेंटेंस इज़ कॉल्ड टू बी in passive voice. Let's read. In the sentence 1, the verb write expresses the action done by the subject Ram. In the sentence 1, the verb write expresses the action done by the subject Ram. यही किया, यही पढ़ा हमने कि राम ने लेटर लिखा, यही देखा हमने. So when the subject of the verb does the action, the voice of the verb is said to be active. ठीक है. In sentence 2, the verb written expresses the action done on the subject or letter. So when the subject of the verb in a sentence receives the action, the voice of the verb is said to be passive. Simple. हमने देखा कि जब subject action कर रहा है खुद, he is the doer, agent, ठीक है. When he is in the active mode, तो वो active voice का sentence होगा. और जब ये पैसिव मोड में है, यानी इसके ऊपर एक्शन हो रहा है, ठीक है, डूअर कम्स आफ्टर, ठीक है, तब हम इसे कहेंगे कि ये पैसिव वॉइस का स्टेटमेंट है. हियर द वर्ड बाय इज़ हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस एज बीइंग इन पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस को आइडेंटिफाई अगर आपने करना है तो एक वर्ड जो बाय जो है ये आपकी हेल्प कर सकता है. हालांकि कई केसेस में हम बाय को स्किप भी करते हैं, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आपको बाय दिख रहा है देन यू कैन मेक इट श्योर कि दिस इज़ अ स्टेटमेंट रिटन इन पैसिव फॉर्म, ठीक है, तब आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाता है. आगे देखते हैं चेंज ऑफ वॉइस. अब ये चेंज ऑफ वॉइस होता कैसे है, एक्टिव से पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन कैसे की जाती है? वाइल चेंजिंग अ वर्ब फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, द फॉलोइंग रूल्स शुड बी फॉलोड. Number 1, the object
ध्यान से देखेंगे, द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस इज मेड द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस। ठीक है, हमने देखा था राम राइट्स अ लेटर, यही स्टेटमेंट हमने ऊपर देखा था। यहाँ पे फर्स्ट रूल ये कह रहा है कि द ऑब्जेक्ट यानी अ लेटर इज़ मेड द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस, तो इसको हम बना देते हैं पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। यानी अब हम पैसिव वॉइस का जो स्टेटमेंट बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे, वो अ लेटर से स्टार्ट होगा। ठीक है, क्लियर। सेकेंड रूल ये कहता है कि द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस इज़ मेड द ऑब्जेक्ट, यानी चेंज किया है हमने, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने चेंज किया सब्जेक्ट में एक्टिव वॉइस स्टेटमेंट में, और जो सब्जेक्ट था उसको हम चेंज कर देंगे ऑब्जेक्ट में। ठीक है, हमने कर दिया है, ये भी हम करेंगे। पहले थोड़ा और रीड करते हैं। द पैसिव वॉइस मस्ट कंटेन द थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन और फाइनाइट वर्ब। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो मेन फॉर्म जो है वर्ब की, वो थर्ड फॉर्म में यूज़ होगी हमेशा। ये भी एक बहुत इजी आइडेंटिफिकेशन पॉइंट आप कह सकते हैं कि थर्ड फॉर्म ही हमेशा यूज़ होती है पैसिव वॉइस फॉर्मेशन में। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म दिखाई दे रही है किसी स्टेटमेंट में, देन यू कैन आइडेंटिफाई दैट दिस इज़ नॉट द पैसिव फॉर्म। फाइन, नाउ मूव ऑन टू द फोर्थ पॉइंट। द फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ यूज्ड अकॉर्डिंग टू द टेंस। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की बात की जा रही है। इट इज़ यूज्ड अकॉर्डिंग टू द टेंस, हेल्पिंग वर्ब यानी जैसे इज़ एम आर, वॉज वर। अब हमने लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द टेंस, तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ होती है। प्रेजेंट है तो इज़ एम आर यूज़ होगा, पास्ट है तो वॉज वर यूज़ होगा, है ना। सो एंड नंबर एंड पर्सन ऑफ द न्यू सब्जेक्ट, इसका मतलब सिंगुलर प्लूरल से है। जैसे अभी हमने लिखा राम राइट्स अ लेटर, तो यहाँ पे हमने अ लेटर लिखा, यानी ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, और राइट्स यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो SEIS को अपने साथ ले रही है, तो ये प्रेजेंट टेंस है ना। तो हमने अब जो ऑब्जेक्ट बनाया अ लेटर, इसके साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे उसके बारे में ये पॉइंट 4 आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है। ठीक है, अ लेटर के बाद में जो आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो टेंस के अकॉर्डिंग लगाएंगे। टेंस है प्रेजेंट, तो हम इज़ एम आर में से कुछ यूज़ करेंगे। अब क्या यूज़ करेंगे, उसी के लिए हमें नंबर देखना पड़ेगा, तो ये सिंगुलर है तो हम इज़ लगा देंगे, अ लेटर इज़। फिर उसके बाद में मेन वर्ब की हमने पढ़ा था कि थर्ड फॉर्म लगेगी ऑलवेज, तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटन, तो हमने लिख दिया रिटन। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि जो सब्जेक्ट बच गया है यहाँ पे, इसको हमने ऑब्जेक्ट बनाना है, लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले हम एक वर्ड लिखेंगे बाय, ताकि हमें पता चले कि ये डूअर है। ठीक है, सो अ लेटर इज़ रिटन बाय राम। इन दिस वे वी आर गोइंग टू फॉर्म द पैसिव वॉइस। ठीक है, इन दिस वे चेंज ऑफ वॉइस इज़ डन। ठीक है, अब उसके बाद में हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। ही रन्स अ रेस, यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है ट्रांजिटिव वर्ब। थोड़ा सा नीचे जाएं, ही रन्स, यहाँ पे लिखा है इनट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए वर्ब अगर देखें हम, तो दोनों में रन्स ही यूज़ हो रहा है, सेम वर्ब है, लेकिन यहाँ इसी वर्ब को ट्रांजिटिव बोला है, यहाँ इनट्रांजिटिव बोला है। क्या रीज़न है, अब आपको यहाँ देखना पड़ेगा, ये एक्टिव है या पैसिव है। सिंपल आइडेंटिफिकेशन, बाय देख लिया आपने, देख लिया डूअर लास्ट में आ रहा है, तो ये पैसिव फॉर्मेशन है। ठीक है, अब ही रन्स अ रेस, यहाँ हमने बोला है कि रन्स यहाँ पे एज अ ट्रांजिटिव वर्ब काम कर रही है। अब ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है, अ ट्रांजिटिव वर्ब इज़ अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन विच पासेज ओवर फ्रॉम द डूअर और सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है कि ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसी वर्ब है जो बताती है कि एक्शन जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है या पास ओवर हो रहा है फ्रॉम द डूअर टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे अ रेस जो है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। ठीक है, और इसी वजह से इसको ट्रांजिटिव वर्ब बोला है, क्योंकि यहाँ दिखाई दे रहा है कि सब्जेक्ट ने जो एक्शन किया है, ही ने जो एक्शन किया है रनिंग का, वो पास ओवर हो रहा है अ रेस पर। ठीक है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ही रन्स, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, सो दिस इज़, यहाँ पे जो रन्स है सेम वर्ब होते हुए भी इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। अब इनट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन विच डज नॉट पास ओवर, रिमेंबर विच एक्शन विच डज नॉट पास ओवर टू एन ऑब्जेक्ट। फाइन, सो इनट्रांजिटिव वर्ब।
अब देखिए, आपने देखा कि ट्रांजिटिव वर्ब वाला जो सेंटेंस था उसका पैसिव फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट था जिसको हमने सब्जेक्ट बना लिया। लेकिन इन ट्रांजिटिव वर्ब के केस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सो इसका पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। इन एग्जाम्पल्स को यहाँ लिखने का मेरा मकसद यही था। ठीक है, अब देखिए, समटाइम्स अ ट्रांजिटिव वर्ब मे हैव टू ऑब्जेक्ट्स। अब अदर केस, क्या केस? जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब, आपको पता है ट्रांसफॉर्मेशन तभी पॉसिबल है जब आपके पास में एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो कई बार ट्रू ऑब्जेक्ट्स कैरी करती है अपने साथ। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब कैसे बनेगा पैसिव वॉइस सेंटेंस। तो उस केस में, इन दिस केस, वी कैन मेक टू काइंड्स ऑफ पैसिव सेंटेंसेस, मीन्स देयर इज़ नो नीड टू गेट कन्फ्यूज्ड। ईजिली अगर आपके पास में दो ऑब्जेक्ट हैं तो आप आइदर ऑफ देम, उनमें से किसी एक को चूज करते हुए यू कैन मेक द सेंटेंसेस ईजिली। लेट्स सी हाउ। यहाँ हमारे पास एक स्टेटमेंट है, दे गेव हिम अ स्टोरी बुक। क्लियर? रीड इट अगेन। दे क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। गेव क्या है? वर्ब। हिम क्या है? ऑब्जेक्ट। स्टोरी बुक क्या है? ऑब्जेक्ट, अनदर ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट हो गए? दो यहाँ पे। ठीक है, अब हमें चूज़ करना है कि हमें किस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। वी आर टोटली फ्री टू डू दिस। ठीक है, सो हमने पहले फर्स्ट सेंटेंस में यहाँ पे क्या किया है? फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है। हिम इन द फॉर्म ऑफ ही, हियर सब्जेक्ट बन गया। ही, अब गेव से हमें पता चला कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो पास्ट टेंस वाली हेल्पिंग वर्ब्स हमने यूज़ कर ली। ठीक है, अब उसके बाद में मेन वर्ब थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है आपने। इसको गेव को देखते हुए तो आपने हेल्पिंग वर्ब लगाई, ये मेन वर्ब है, इसकी पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, ये भी कर दिया हमने। अब हमारे पास बचा सेकंड ऑब्जेक्ट, अ स्टोरी बुक। अब इसको कौन करने वाला है? एक्शन किसने किया है? बाय देम। ये डूअर हमारा लास्ट में आएगा विद बाय। ठीक है, फॉलोड बाय बाय। नेक्स्ट देखिए, अगर हम ऑब्जेक्ट 1 ना चूज़ करके ऑब्जेक्ट 2 यूज़ करें, अ स्टोरी बुक। क्लियर? अ स्टोरी बुक पास्ट है तो ऑब्वियसली हेल्पिंग वर्ब वॉज ही रहेगी, सिंगुलर भी है, सिंगुलर प्लूरल नंबर देख के हमने करना है ना, तो वॉज लगा दिया। देन द मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, ये भी हो गया। अब टू हिम, अब आप सोचेंगे टू कहाँ से आ गया? ठीक है, अब आपने देखिए यहाँ बताया जैसे कि बाय देम, हमने बाय क्यों लगाया? क्योंकि हमें ये बताना था कि डूअर है कौन, हु हैज़ डन दिस वर्क, है ना, तो हमने बताया कि बाय देम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसने बोला है कि स्टोरी बुक दिया गया, तो किसको दिया गया? टू हिम। ठीक है, जिसको दिया गया उसको मेंशन करने के लिए यहाँ पे हमें टू का यूज़ करना पड़ेगा। ये यूज़ आप स्लोली स्टेडली प्रैक्टिस करते हुए अपने आप सीख जाओगे। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल से अच्छी तरह से क्लियर हो गया है हमें कि अगर हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं तो वी कैन चूज़ आइदर ऑफ देम, उनमें से कोई भी एक ऑब्जेक्ट को चूज़ करके वी कैन ईजिली मेक द पैसिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब ये जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं इनमें से एक को बोला जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द अदर इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब किसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोला जाता है, किसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये भी मैं आपको यहीं बता देती हूँ। ठीक है, देखिए एक छोटी सी ट्रिक है जो डायरेक्ट को याद रखने के लिए कभी मैंने यूज़ की थी, दैट इज़ डी फॉर डायरेक्ट, डी फॉर डेड। तो देखिए स्टोरी बुक क्या है? एक डेड ऑब्जेक्ट है, तो ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और हिम जो है यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब देखिए ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट से आप याद रख सकते हैं कि डेड थिंग्स के लिए, तो थोड़ा सा यहाँ पे एक हल्का सा कन्फ्यूजन कभी कभी बच्चों को हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ कि ही गेव मी अ फ्लावर। ठीक है, अब आप कहेंगे कि मैम फ्लावर में भी लाइफ होती है और मेरे में भी लाइफ है, तो मैं इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको मानूं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ यूजुअली द नेम ऑफ समथिंग। ठीक है, ये थिंग जो है दैट कैन बी अलाइव और डेड। समझ में आ गया? इट इज़ नॉट द नेम ऑफ एनी पर्सन टू whom something is given or for whom something is done. It is always the name of something. ठीक है, अब हमारी डेफिनेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ द नेम ऑफ समथिंग। रिमेंबर इट इज़ नॉट द नेम ऑफ सम पर्सन, इट इज़ द नेम ऑफ समथिंग। तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
एंड मी ये यहाँ पे हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू द फॉर्मेशन ऑफ पैसिव वॉइस। देखिए यहाँ पे आपको एक टेबल दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ सिंटेक्स फॉर्मेशन है एक्टिव वॉइस में भी और पैसिव वॉइस में भी, कि एक्टिव वॉइस में जब ये स्ट्रक्चर मिलेगी तो पैसिव वॉइस में आपको ये स्ट्रक्चर बनानी है। ये तरीका हम यहाँ पे फॉलो नहीं करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत टिपिकल तरीका है। टिपिकल होने की वजह से हम इसको यहाँ अवॉइड करेंगे। सेकेंडली, अगर हम बात करें कि नोट्स मेकिंग, तो इस तरह का नोट्स मेकिंग भी हम नहीं करने वाले हैं। क्यों नहीं करने वाले हैं? क्योंकि ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स जो यहाँ पे बनाई जाती हैं ये बहुत बर्डन कर देती हैं बच्चे को, और यही चीज़ें हैं जो हमें ये बताती हैं कि पैसिव वॉइस बहुत डिफ़िकल्ट है, रिपोर्टेड स्पीच बहुत डिफ़िकल्ट है। अदरवाइज़ दे आर टू सिंपल। अगर आप इस हिस्से को क्रैम करना बंद कर दें तो आप बड़े आराम से पैसिव वॉइस को कर सकते हो। तो हम कैसे करेंगे, हमारा वे ऑफ लर्निंग क्या रहेगा, लेट्स सी। देखिए आपको यहाँ पे 2 टेबल्स दिखाई दे रही हैं, ठीक है। एक टेबल में मैंने आपको बताया है कि टेंस ये एक्टिव वॉइस है, उसकी टेंस की बात की है मैंने, और यहाँ पे पैसिव फॉर्मेशन के टाइम किस तरह से हेल्पिंग वर्ब को आप यूज़ लेंगे वो बताया है मैंने, ठीक है। नीचे जो टेबल आपको दिखाई दे रही है इसमें मैंने हर टेंस के हिसाब से आई हैव प्रोवाइडेड यू एग्जाम्पल्स, ताकि इस टेबल को हम पूरी तरह से यहीं पे ही अच्छे से रिलेट करके देख सकें। ये दोनों टेबल्स मैं पैरेलल रन करने वाली हूँ। इसके साथ ही ये टेबल मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको चेंज ऑफ पर्सन में प्रॉब्लम आती है। मींस अगर एक्टिव वॉइस में आई है तो पैसिव वॉइस में वो मी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अभी आगे हम एग्जाम्पल करेंगे, देन यू वुड सी आई रीड अ बुक, तो अ बुक इज़ रेड बाय मी, यानी आई एक्टिव वॉइस का चेंज हो गया पैसिव वॉइस में जाके मी में। इसी तरह वी अस में, ही हिम में, शी हर में, एंड दे चेंजेस इनटू देम। तो ये चेंज ऑफ पर्सन है। यू कैन टेक हेल्प ऑफ दिस इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस। अब देखिए यहाँ पे मैंने प्रेजेंट सिंपल लिखा है, मैंने सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस, मैंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया क्योंकि स्ट्रक्चर्स को मैं अवॉइड करती हूँ। स्ट्रक्चर्स कंफ्यूज कर देती हैं हमें। सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, देखिए सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, आई रीड अ बुक। रीड यहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो सिंपल प्रेजेंट को याद रखने के लिए आपको इतना ही याद रखना काफ़ी है ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहाँ पे यूज़ हो रही है वो सिंपल प्रेजेंट है, तो बाकी स्ट्रक्चर किस लिए याद रखनी, ठीक है। ये बहुत इनिशियल लेवल के लिए होता है। उसके बाद में अब इसका पैसिव फॉर्मेशन अगर हमें करना है तो हमें पता है कि दिस इज़ द प्रेजेंट टेंस। इन प्रेजेंट टेंस वी यूज़ द हेल्पिंग वर्ब्स इज़ एम आर। पैसिव फॉर्मेशन में वी आर गोइंग टू यूज़ द हेल्पिंग वर्ब्स इज़ एम आर अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन फाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो हम नया सब्जेक्ट जो बनाएंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस जिसको हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। यहाँ पे अ बुक एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए इज़ एम आर में से हम इसको यूज़ करेंगे। देन वी आर सपोज टू यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है वैसे तो, बिकॉज वर्ब का थर्ड फॉर्म हर पैसिव वॉइस में यूज़ होगा, हर सेंटेंस में यूज़ होगा, वो चाहे किसी भी टेंस की ट्रांसफॉर्मेशन हो, ठीक है। तो ये चीज़ तो आप याद रखिए कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ही मिलेगा आपको पैसिव वॉइस में। बस एक बार आपने इसको समझ लिया देन इट इज़ डन। अब हम बात करते हैं पास्ट टेंस की, ठीक है। पास्ट टेंस में आई रेड अ बुक। अब आपने रीड की तीनों फॉर्म्स में READ ही लिखा जाता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, रेड पढ़ा जाता है उसको। आई रेड अ बुक आपने देखा पास्ट में। पास्ट में हेल्पिंग वर्ब वॉज वर यूज़ होती हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ही, आई टोल्ड यू। तो अ बुक वॉज रेड बाय मी। अ बुक हमने सब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया, क्लियर। वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो हमने पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स को यूज़ करना है। सबको पता है कि पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब वॉज वर होती है, तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ के दिमाग में रखनी है बातें कि हाँ पास्ट टेंस है तो वॉज वर। वॉज हमने यूज़ किया क्योंकि बुक है, बुक्स नहीं है, बुक्स होता तो हम वर यूज़ करते। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड बाय और फिर द डूअर मी, ठीक है। अब देखिए फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल कैसे पता चलेगा, आई शैल रीड अ बुक, विल शैल का यूज़ है, फ्यूचर सिंपल है, ठीक है। फ्यूचर सिंपल में
विल शेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, ये टेंसेस में आपने पढ़ा होगा। अब हमने इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया अ बुक। अब विल लिखेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि फ्यूचर में आई और वी जो हैं यही सिर्फ शेल लेते हैं, बाकी सब सब्जेक्ट्स जो हैं विल लेते हैं। अब आई और वी शेल क्यों लेते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी टेंसेस में। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। एक्चुअली ये जो चीज़ें हैं जो बच्चों को कंफ्यूज करती हैं, उनको मैं एक स्टोरी मेक करके उनके माइंड में फ़िक्स करती हूँ। आई यानी मैं, हम में भी मैं, ये दोनों बड़े इगोइस्टिक वर्ड्स हैं, ठीक है। ये किसी की रूल्स को नहीं मानते। ये कहते हैं कि हम मतलब सुपीरियर, सो दे आर लाइक VIPs। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी हेल्पिंग वर्ब अलग रख ली, ठीक है। तो अब आपको याद रखना है, अपने आप ही याद हो जाएगा क्योंकि स्टोरीज़ हमें याद रहती हैं कि आई और वी यानी मैं जहाँ आया, मैं तो सुपीरियर हूँ, ईगो है मेरा, और मैं अपनी हेल्पिंग वर्ब अलग से लेके चलूँगा। तो शेल हमेशा आई और वी के साथ में ही आएगा, ठीक है। बाकी कोई भी सब्जेक्ट आते ही आप लोग विल यूज़ करेंगे। क्लियर? तो देखें, अ बुक विल बी रेड बाय मी। अब विल बी, ये बस आपको ध्यान रखना है कि विल के केस में आप विल बी यूज़ करेंगे, ठीक है। विल बी लगाना है बस, वर्ब का थर्ड फॉर्म है ही, बाय मी आपको लगाना ही है, ठीक है। सो आई होप प्रेजेंट टेंस इज़ क्लियर टू यू ऑल। और मुझे नहीं लगता कि इस टेबल को आपको दोबारा देखने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, एक बार प्रैक्टिस करते टाइम आप ज़रूर हेल्प लें, उसके बाद में ऑटोमेटिकली दे विल गेट सेव्ड इन योर मेमोरी बॉक्स। अब चलते हैं कॉन्टिन्यूस फॉर्म में, ठीक है। कॉन्टिन्यूस ऑफ प्रेजेंट, देखिए आई एम रीडिंग अ बुक। अब इज एम आर प्रेजेंट में यूज़ होता है, ING कॉन्टिन्यूस में यूज़ होता है, तो अपने आप ही ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर याद रखने की कहाँ ज़रूरत है। क्लियर? तो आई एम रीडिंग अ बुक, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। प्रेजेंट है तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ करनी है, और कॉन्टिन्यूटी जो ING यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमने बीइंग यूज़ किया है टू शो द कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन, ठीक है। अ बुक, अब सिंगुलर था तो हमने इज़ ले लिया यहाँ पे, अ बुक इज़ बीइंग रेड बाय मी, बाकी सब सेम है, नो डिफ़िकल्टी। नाउ सी पास्ट कॉन्टिन्यूस, सिंपल सी बात है, पास्ट में वॉज वरी यूज़ होता है। अभी ऊपर पढ़ा था, ट्रांसफॉर्मेशन हो या मेन सेंटेंसेस हो, वॉज वरी यूज़ होता है पास्ट में, वॉज एंड ING। पास्ट का वॉज देख लिया आपने, ING देख लिया, कॉन्टिन्यूशन का मीन्स इट इज़ पास्ट कॉन्टिन्यूस। देखिए, जब आप पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे ना, तो आपको एग्ज़ाम हॉल में किसी को ये बताना नहीं होता कि ये सिंपल प्रेजेंट है या ये प्रेजेंट परफेक्ट है। आपको सिर्फ खुद से आइडेंटिफाई करना होता है, उस सेंटेंस को देख के समझना होता है कि ये क्या है, ठीक है। और देख के समझना ही मैं आपको सिखा रही हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे वॉज आपने देखा तो आपको पता चला ये पास्ट है, ठीक है। फिर आपने ING देखा तो आपको पता चल गया कि कॉन्टिन्यूटी को शो कर रहा है, तो कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। अब हमने क्या करना है, इसी कॉन्टिन्यूटी को ब्रेक नहीं करना है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, फर्स्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी। ING वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज़ होता है, तो हमें ज़रूरत पड़ी बीइंग की। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, क्रैम नहीं करना है चीज़ों को, सिर्फ समझना है, कॉम्प्रिहेंसिव वे से पढ़ना है, ठीक है, फोकस करना है। हमने बताया कि हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, यहाँ पे ING हम नहीं लगा सकते, तो उस ING के लिए हमने बीइंग का यूज़ कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये पास्ट भी रह गया और ये कॉन्टिन्यूस भी रह गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ने इसको पैसिव भी बना दिया। ऑल इज़ डन। नाउ मूव ऑन टू फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। इसमें क्या होगा, फ्यूचर है तो विल शेल का यूज़ होगा, ठीक है। आई विल बी रीडिंग अ लेटर, ये आपको लग रहा होगा कि अभी मैडम ने बताया था कि आई शेल आता है, लीव दिस केस, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आप सिर्फ ये देखिए कि यहाँ पे फ्यूचर आपको कैसे पता चला। विल का यूज़ देखा आपने, रीडिंग ING कॉन्टिन्यूस का केस देखा आपने, तो ये फ्यूचर, विल ने बताया फ्यूचर है, ING ने बताया कॉन्टिन्यूस है, तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो गया, ठीक है। अब इसमें नो चेंज लिखा हुआ है, बिकॉज विल बी जो है हमने पहले ही यूज़ कर लिया ऑलरेडी फ्यूचर सिंपल की ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम में, है ना। तो यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर? चलिए अब चलते हैं हम परफेक्ट फॉर्म्स पे। परफेक्ट फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट में देखिए, आई हैव रेड अ बुक। अब ये सेंटेंस देख के हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। हैव, हमने पढ़ा है टेंसेस में कि हैज़ हैव का यूज़ जो है ये परफेक्ट फॉर्म्स में होता है।
हैज़ हैव का यूज़ जो है ये प्रेजेंट टेंस में होता है। रेड अ बुक, क्योंकि हैज़ हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। आई हैव रेड अ बुक, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सब्जेक्ट को देखते हुए, जो न्यू सब्जेक्ट है हमारा पैसिव वॉइस का, उसको देखते हुए हेल्पिंग वर्ब लगानी है। यहाँ पे आई के साथ हैव का यूज़ हुआ था, लेकिन यहाँ बुक सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो इसके साथ में हैज़ का यूज़ होगा। अब देखिए इसको भी एक ट्रिक है छोटी सी, देख लीजिए आप। हैज़ हमने लिखा, इसके पीछे क्या आ रहा है, एस। तो आप इस चीज़ से दिमाग में सेव कर सकते हैं कि एस, हैज़ आ रहा है ना, हैज़ के पीछे एस आ रहा है, तो सारे सिंगुलर्स जितने भी होंगे सब्जेक्ट, सबके साथ में हैज़ यूज़ होगा। ये छोटी छोटी स्टोरीज़ मेक कर रखी हैं मैंने, छोटे छोटे ट्रिक्स बना रखी हैं जिससे कि चीज़ें दिमाग में स्टोर हो जाएं, ठीक है, अपने आप इटसेल्फ, इनको मेमोराइज़ नहीं करना पड़े, ठीक है। सो अब आप यहाँ कहेंगे कि आई भी तो सिंगुलर है, यहाँ पे हैव क्यों आया, तो मैंने आपको बता दिया, आई और वी तो क्या है, VIPs। आई और वी VIPs हैं, ये अपने रूल्स अलग रखते हैं, ये फॉलो नहीं करते किसी भी रूल रेगुलेशन को, ठीक है। तो हम आते हैं, अ बुक हैज़ बीन रेड बाय मी। अब बीन क्यों लगाया गया, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव के साथ में हमने बीन का यूज़ करना है टू मेक द पैसिव फॉर्म, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बीन का यूज़ करना है। कॉन्टिन्यूशन को शो करने के लिए हमने ING बीन की फॉर्म में ING को यूज़ किया था, और यहाँ पे हमने परफेक्ट फॉर्म को शो करने के लिए बीन यूज़ करना है, हैज़ बीन रेड बाय मी। एंड पार्ट तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, सेम है ये। उसके बाद में बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। जैसे प्रेजेंट में हैज़ हैव यूज़ होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, वैसे पास्ट में हैड यूज़ होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है। तो पास्ट में क्या यूज़ होता है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हैड से यहाँ पे बीन लगाना है, रेस्ट इज सेम। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पहले भी थी, अभी भी लग जाएगी। सो इट इज़ टू सिंपल। पैसिव वॉइस बहुत सिंपल है, इट इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट टॉपिक्स ऑफ ग्रामर। कुछ भी क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है कि ये चेंजेस होते कैसे हैं, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट, आई शेल हैव रैड। शेल आपने देखा, फ्यूचर पता चल गया, हैज़ हैव का यूज़ हो रहा है, हैव देख लिया आपने, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो परफेक्ट पता चल गया आपको, ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया। अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन, अ बुक हमारा नया सब्जेक्ट, देखिए सिंगुलर है, हमने विल यूज़ लेना है, अगेन आई तो शेल लेगा, लेकिन बाकी सब सब्जेक्ट्स जो हैं वो विल लेंगे। अ बुक विल हैव आपने लगाया है, हैज़ हैव जब भी आता है तो आप बीन लगाते हैं साथ में, तो आपने विल हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करना है, कर दिया हमने। बाय मी बिफोर इवनिंग, अब अगर यहाँ आपको ये लगता है कि बिफोर इवनिंग मैं पहले लगाऊँ तो नो सच प्रॉब्लम, you can write the sentence in a way that a book will have been read before evening by me. There is no problem in this case also. You can write it any form, ठीक है। So I hope it is clear to you all. अब हम मूव करते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स की तरफ। देखिए, चिल्ड्रन लव टॉयज़। अब हम ये नहीं देखेंगे कि ये कौन सा टेंस है, हमने ये देखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है, उस टाइम पैसिव फॉर्मेशन में हमने इस एम या आर में से किसी हेल्पिंग वर्ब को चूज़ करना है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, बस इतनी ही चीज़ हमें दिमाग में रखनी है, एंड इट विल बी डन। चिल्ड्रन लव टॉयज़, ठीक है। टॉयज़ हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, फिर उसके बाद में टॉयज़ प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमने इस एम आर में से आर हेल्पिंग वर्ब लिया, मेन वर्ब लव थी जिसकी थर्ड फॉर्म हमने लव्ड लिखी, देन वी पुट बाय एंड देन द डू वर्ड चिल्ड्रन, ठीक है, पुट एट द एंड। So it's clear. Now move on to the next example. The boys are plucking the fruits. अब हमें दिखाई दिया कि is MR यानी प्रेजेंट है, ING हमने देखा, अब ING हमने रखना है लेकिन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है पैसिव फॉर्मेशन में, ठीक है। तो हम थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, प्लक की जगह हम प्लक्ड लिखेंगे, और जो ING हमने यूज़ करना है उसको हम रिप्लेस करेंगे बीइंग से। हमारा नया सब्जेक्ट बना द फ्रूट्स, फ्रूट्स द फ्रूट्स होना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है प्रिंटिंग में। द फ्रूट्स प्लूरल है, आर हमने यूज़ किया, कंटिन्यूटी को शो करने के लिए बीइंग लगाएंगे, देन द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉलोड बाय द बॉयज़। डूअर जो है वो बाद में आ गया है ना, हियर द एक्शन इज बीइंग डन ओवर द सब्जेक्ट, ठीक है। फ्रूट्स आर बीइंग प्लक्ड, इसलिए ये क्या है, पैसिव वॉइस है।
आगे बात करते हैं। द गर्ल्स हैव इटन ऑल द पेस्ट्रीज। हैव हमें दिखाई दिया, हमारे दिमाग में तुरंत आएगा कि हैज़ हैव के साथ में हमने पैसिव फॉर्मेशन में बीन का यूज़ करना है, जैसे कॉन्टिन्यूटी में बीन का यूज़ किया था। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट BEEN, बीन। तो हम वही करेंगे, नया सब्जेक्ट लेंगे यहाँ से, ऑल द पेस्ट्रीज। अब ये प्लूरल है तो हम हैव रखेंगे। अगर यहाँ पे द पेस्ट्री होता, वन पेस्ट्री, तो हम यहाँ पे हैज़ यूज़ करते। ठीक है, ऑल द पेस्ट्रीज हैव बीन, हमने बीन यूज़ करना है हैज़ हैव के साथ में। वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट का थर्ड फॉर्म इटन, ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है परफेक्ट में, बाय द गर्ल्स। क्लियर। मूव ऑन टू सिंपल पास्ट। द मैड डॉग बिट द बॉय। तो हम यहाँ क्या करेंगे, नया सब्जेक्ट लेंगे, द बॉय। हेल्पिंग वर्ब हमने लगा दी, सिंगुलर सब्जेक्ट को देखते हुए वॉज या वर में से एक चूज़ करनी थी। फिर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, बिटन बाय द मैड डॉग। दिस इज़ डन। इस पार्ट में आपको कुछ इंटरोगेटिव्स दिखाई दे रहे हैं जिनका डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसके बाद में देखते हैं हम कुछ और एग्जाम्पल्स। आवर ब्रेव जवान्स वर डिफेंडिंग द कंट्री। आवर ब्रेव जवान्स वर डिफेंडिंग, क्या है ये, पास्ट कॉन्टिन्यूस। हालांकि हमें बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए मैं बार बार सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूस बता रही हूँ। आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन आप कैसे करोगे। आवर कंट्री वॉज, अब आपने देखा कि यहाँ पे द कंट्री है तो यहाँ पे भी द कंट्री आना चाहिए था। अगेन सम प्रिंटिंग एरर, सॉरी फॉर दिस। द कंट्री, अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज आएगा। ING है, कंटिन्यूशन बनाए रखने के लिए आपको बीइंग लगाना पड़ेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म इसको फॉलो करेगा। ठीक है, सो आवर कंट्री वॉज बीइंग डिफेंडेड बाय आवर ब्रेव जवान्स, दो कंट्री एंड लिव इट हियर। आगे बात करते हैं। द बॉयज़ हैड इटन ऑल द केक्स बिफोर द गेस्ट अराइव। अब हैड इटन दे रखा है, हमें कुछ नहीं करना, हैड के बाद में बीन का यूज़ करना है। ठीक है, तो ऑल द केक्स ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, ऑल द केक्स हैड बीन इटन, हैड के साथ में बीन लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। अब यहाँ पे देखिए बाय को स्किप किया हुआ है, ये मैंने आपको बताया था कई बार जब अननेसेसरी होता है सब्जेक्ट का यूज़ तब हम उसे स्किप कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे द बॉयज़ को लिखा जाए तो भी गलत नहीं है और अगर नहीं मेंशन किया है तो भी गलत नहीं है। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। प्रतीक विल नेवर हर्ट यू। अब विल शेल में हम बी लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ही, वेरी सिंपल। तो हमने देखा नया सब्जेक्ट हमारा बनेगा यहाँ यू विल नेवर बी। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि यू विल बी नेवर नहीं होगा, नेवर जो है ये विल और बी के बीच में प्लेस करेगा। यू विल नेवर बी हर्ट बाय प्रतीक। उसके बाद में देखें, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन बाय 10 o'clock। ठीक है, अब द स्टेशन हमारा नया सब्जेक्ट है, विल हैव है, हमें पता है हैज़ हैव के बाद में हम बीन लगाते हैं, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। द स्टेशन विल हैव बीन, थर्ड फॉर्म दे ही रखा है वर्ब का, लेफ्ट बाय द ट्रेन बाय 10 o'clock। अब यहाँ पे आप रिप्लेस कर सकते हैं बाय 10 o'clock बाय द ट्रेन, वो भी सही है और ये भी सही है। पैसिव वॉइस का रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक इट and share it. Do subscribe the channel and hit the bell icon to get the upcoming notifications.